वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है आपका 2024 में आया था। तो उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन दे रखे उत्पादन, उपभोग, वितरण, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं जो आर्थिक क्रिया है उसमें तीनों ही शामिल है, उत्पादन, उपभोग और वितरण। तो जो आंसर होगा वो ग होगा, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ अबव। तो जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ अबव। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर डज द रिलायबिलिटी ऑफ ए सैंपल मेनली डिपेंड? रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल का मतलब वो ऐसा सैंपल है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और जो रिजल्ट निकलेगा वो सही निकलेगा। ऑन द साइज ऑफ सैंपल, ऑन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ऑन द ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर, ऑल द अबव। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द अबव। न्यायादर्श की विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? तो तीनों पर निर्भर करती है, न्यायादर्श के आकार पर, सैंपल के आकार पर, न्यायादर्श की विधि पर, प्रगणों के परीक्षण पर। तो जो आंसर होगा वो ग होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध गुणांक के परिणाम की क्या सीमाएं हैं? यानी कि जो कोरिलेशन है, सहसंबंध होता है वो किसके बीच में उसकी डिग्री वेरी करती है? तो ऑप्शन है 0 से अनंत, -1 से +1, 0 से 1, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट? 0 to infinity, -1 to +1, 0 to 1, नन ऑफ दीज। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो डिग्री वेरी करती है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करती है। यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पूर्णतः कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा दो चरों के बीच में तो वैल्यू 0 होगी। लेकिन जो वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो हमेशा -1 और +1 के बीच में वेरी करेगी। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.25 से 0.75 तक है तो वो मीडियम रेंज की होगी। ऐसे ही 0.75 से 1 के बीच में होगी तो उसे हम उच्च बोलेंगे, और जो 1 है तो वो पूर्ण कोरिलेशन को शो करेगा। इसलिए सहसंबंध गुणांक का जो परिणाम की सीमा है वो -1 और +1 के बीच में होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा माप सूचकांक का एक आदर्श माप कहलाता है? ऑप्शन गिवन है लास्पियर सूचकांक, पाश्चेक सूचकांक, फिशर का सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज कॉल्ड द आइडल मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर? लास्पियर इंडेक्स नंबर, पाश्चे इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर, नन ऑफ दीज। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। फिशर का जो सूचकांक है उसे हम एक आदर्श माप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्ग सीमाएं, वर्ग अंतराल का विस्तार, मध्य मूल्य, आवर्ती। तो जो सही आंसर होगा वो घ होगा, मध्य मूल्य। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो औसत होता है उसे हम मध्य मूल्य कहते हैं। What is the average value of upper limit and lower limit of a class called class limit, magnitude of class interval, mid value, frequency? तो जो आंसर होगा वो सी होगा, मिड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का क्या सूत्र है? तो जो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का सूत्र होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, वो होता है समीशन xy n सिग्मा x सिग्मा y। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसंधानकर्ता द्वारा मूल रूप से स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो जो जिन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता स्वयं पहली बार एकत्रित करता है उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति आय के सृजन के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है डैश कहलाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो वस्तु और सेवा का सृजन करता है उसको हम उत्पादक कहते हैं। ए पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर माध्यम के लिए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग सदैव डैश होता है? द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो जो वैल्यू होगा हमेशा डेरिवेशन की अगर हम अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है, अनुसंधान की प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। बिल्कुल सही है। जो सैम्पलिंग मेथड है वो कम खर्चीला होता है।
कारण है प्रतिदर्श विधि में मदों की कम संख्या की जांच की जाती है, ये भी सही है। जो सैम्पलिंग है वो पूरी पॉपुलेशन की जांच नहीं करती है, इसलिए कम खर्चीली होती है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है और दोनों ही सही हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 मुख्य गुण बताइए। व्हाट आर द 3 मेन मेरिट ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। तो प्रश्नावली में जो इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं हैं वो सूचकों द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं, भरी जाती हैं। और एक अच्छी प्रश्नावली के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। प्रश्न जितने कम होंगे सूचक उनको उतनी ही आसानी से भर सकेंगे, लिख सकेंगे, इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। अगर प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो जो सूचक है वो इंफॉर्मेशन को सही से फिल नहीं करेंगे। सरलता, जो भाषा है प्रश्नों की वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो सूचक है, सूचना देने वाला है, वो आसानी से उन प्रश्नों को समझ सके और उनका उत्तर दे सके। प्रश्न छोटे होने चाहिए। अगर प्रश्न लंबे होंगे या जटिल होंगे तो उनका आंसर देना आसान नहीं होगा। थर्ड है, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। प्रश्नों को उचित क्रम में लिखा जाना जरूरी है। प्रश्नों को छोटे होने के साथ साथ उनको उचित क्रम में रखना भी जरूरी होता है। अच्छी क्वेश्चनरी के अंदर हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए जो विषय के अनुसार हो। कभी भी अनुचित प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर अनुचित प्रश्न होंगे तो जो सूचना देने वाला है वो सूचना नहीं देगा। मतभेद रहित क्वेश्चन होने चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या जिनमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, मतभेद पैदा हो सकता है। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान होने चाहिए, जो हमारे विषय के अनुकूल हो। अनुकूल प्रश्नों को ही हमें प्रश्नावली में ऐड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानते हुए 2018 और 2022 के सूचकांक ज्ञात कीजिए। टेकिंग 2011 एज ए बेस ईयर, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2018 एंड 2022। तो बेस ईयर लेना हमें 2011, जबकि जो सूचकांक निकालना है वो 2018 और 2022 का निकालना है। सूचकांक निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम P01 से नोट करते हैं, समीशन P1 बटे P0 मल्टीप्लाई 100। P1 का मतलब होता है करंट प्राइस, जिसके बारे में हमें सूचकांक निकालना है, वर्तमान ईयर। उसमें सभी वस्तुओं के मूल्य को जोड़ लिया जाता है। जबकि जो P0 होता है वो आधार वर्ष में उन्हीं वस्तुओं के मूल्य का योग होता है, यानी कि जिन वस्तुओं का हमें सूचकांक निकालना है तो आज उनका जो प्राइस है वो कितना है, और उन्हीं वस्तुओं का जो प्राइस है जिसको हमने आधार वर्ष माना है उस समय उनका क्या प्राइस था, उन दोनों का जोड़ होता है और उनको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सूचकांक निकाल सकते हैं। तो अगर हम अब निकालते हैं 2018 का सूचकांक। 2018 में जो प्राइस है वो 14 है, जबकि बेस ईयर में 10 है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो 140 निकलेगा। ऐसे ही 2022 का सूचकांक निकालेंगे। 2022 में जो प्राइस है वो 24 है। 10 हमारा बेस ईयर का प्राइस है, मल्टीप्लाई 100, तो जो आंसर रहेगा वो 240 होगा। इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं और प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो पहले से ही एकत्रित किए होते हैं किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा। उनका अनुसंधानकर्ता केवल अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है। प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं, ओरिजिनल डाटा होता है, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े के जो हैं वो उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले किसी अन्य व्यक्ति ने अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित कर होते हैं, अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है, तो उसमें वो संशोधन करता है और अपने उद्देश्य के अनुसार जो भी उसका उद्देश्य है उनमें संशोधन करता है। तो प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग हमें सावधानीपूर्वक करना होता है। अगर हम सावधानी से अपने उद्देश्य के अनुकूल उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत होंगे। फोर्थ, जो इनकी कलेक्शन की जो लागत है, कलेक्शन की जो कॉस्ट है प्राथमिक आंकड़ों की अधिक होती है। इनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा श्रम, समय और धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनमें
डाटा कलेक्शन की जो लागत है वो काफ़ी कम होती है। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो खर्चीले होते हैं, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो कम खर्चीले होते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में जो अंतर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई के सेट में भी आया हुआ था ये, और अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। कई बार ये फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से इकट्ठे होते हैं। इसलिए जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं, लेकिन द्वितीयक आंकड़े हैं वो मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े किसी उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें किसी भी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले इकट्ठे कर चुके होते हैं, एकत्रित किए होते हैं, तो उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। अगर हम खर्चे की बात करें, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो काफ़ी खर्चीले होते हैं, उनकी संकलन की जो लागत है वो अधिक होती है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े हैं उनकी संकलन की लागत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतचित्र और दंड आरेख में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दंड आरेख और आयतचित्र किसे कहते हैं? दंड आरेख वह चित्र होता है जिसमें आंकड़ों को दंडों के रूप में या आयतों के रूप में प्रकट कर सकते हैं। यानी कि दंड आरेख में आप चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा यूज करते हो, तो आंकड़ों को दंड के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हो या आयत के रूप में। लेकिन जो आयत चित्र है उसको हम केवल आयत चित्र के रूप में ही करते हैं। मेन जो डिफरेंस है इनके बीच में, जो आयत चित्र होता है वो सतत श्रृंखला के लिए होता है। जैसे कोई भी आंकड़ा है 0 से 10 या 20 से 30, इस तरह का जो डाटा है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उस फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हम आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जो डिस्क्रीट सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है, हमें पता है कि जो सीरीज होती है वो 3 तरह की सीरीज होती हैं। व्यक्तिगत सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसे आप खंडित बोलते हो, और कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह की होती है। तो जो कंटिन्यूस सीरीज होगी जिसको हम सतत श्रृंखला भी कहते हैं, तो सतत श्रृंखला में आयत चित्र बनाया जाता है। लेकिन जो दंड आलेख है वो आप सिंपल भी बना सकते हो डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में, और आयत चित्र के रूप में भी उसको शो कर सकते हो। दंड चित्र में हम केवल दंडों की लंबाई की तुलना करते हैं। जैसे अगर हम कोई आलेख बना लेते हैं और बाई डायग्राम बनाते हैं, तो जो लंबाई होती है उसके भी यहाँ पर ही हम ये देखते हैं कि उनका क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में ना डिस्कस करके सिर्फ उनकी लंबाई की तुलना करते हैं कि जितना बार की लंबाई जितनी अधिक है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है। जबकि जो आयत चित्र होता है वो दंड आलेख, जो दंड चित्र है उससे भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर 2 विवाहें होती हैं। 2D चित्र बनाए जाते हैं, इनमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों की तुलना की जाती है और उसके हिसाब से आप क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय प्रवृत्ति के आदर्श माप के कोई 4 गुण बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रयत सांख्यिकीय विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का एक ऐसा मूल्य या औसत ज्ञात किया जा सकता है जो सभी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जब हम आंकड़ों में से किसी भी श्रेणी में से, किसी भी सीरीज में से कोई एक ऐसा चर फाइंड आउट कर लेते हैं जो पूरी श्रेणी का यानी कि पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम औसत कहते हैं। तो जो औसत है या केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके 4 आदर्श गुण हमें बताने हैं कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आदर्श माप के 4 गुण बताइए। तो पहला यही है, जो भी हम चर ले रहे हैं, जो भी हम औसत ले रहे हैं, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि परिभाषा है वो स्थिर होनी चाहिए कि आपने किस बिहाफ पर वो जो केंद्रीय माप है, जो औसत है वो लिया है। दूसरी जो मेन खास है वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोई भी चर है उसके अंदर ये विशेषता जरूर होनी चाहिए कि वो पूरी सीरीज़ का प्रतिनिधित्व कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। अगर उस चर के अंदर वो खूबियाँ नहीं है जो सीरीज़ के अंदर हैं, तो वो सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, तो उसे हम एक आदर्श माप नहीं कह सकते हैं। जो भी प्रतिनिधित्व ले रहे हैं वो बिल्कुल सरल होना चाहिए। सरल होने का मतलब ये है, जो भी हम औसत निकाल रहे हैं वो सहज होना चाहिए, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है, जिसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो। हमें कोई भी 4 खूबी बतानी है जो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। फोर्थ है निश्चितता, फोर्थ है कि सर्टेनिटी, औसत एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। फिफ्थ है निरपेक्ष संख्या, औसत का एक निरपेक्ष संख्या होनी जरूरी है। प्रतिशत या किसी अन्य सापेक्ष है जो उनको सीधे रूप से आप प्रेजेंट कर सको, ऐसी कोई रेखा होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय प्रवृत्ति की आदर्श माप के कोई 4 गुण बताइए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय सांख्यिकी विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का एक ऐसा मूल्य या औसत ज्ञात हो जाए जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूरी सारी जो श्रेणी है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। तो एक अच्छे औसत के रूप में जो आवश्यक गुण है वो निम्न है। पहला है जो परिभाषा है किसी भी औसत की वो स्थिर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आसानी से समझी जा सके। दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुण है, वो है प्रतिनिधित्व। किसी भी चर के अंदर किसी भी जो आइडल सेंट्रल टेंडेंसी हो उसके पास ये गुण होना चाहिए कि वो पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व कर सके। थर्ड है सरलता, कोई भी जो औसत है उसके वो इतना आसान होना चाहिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान होनी चाहिए। फोर्थ है सर्टिनिटी, औसत एक निश्चित संख्या होनी चाहिए जिसको आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। फिफ्थ है निरपेक्ष संख्या, जो भी औसत होगा वो निरपेक्ष संख्या होगा। निरपेक्ष का मतलब है जिसको आपको कंपैरिजन ना करना पड़े, कोई भी प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष स्रोत से उसे व्यक्त कर अगर हम करते हैं, जैसे प्रतिशत या किसी सापेक्ष को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो उचित औसत नहीं कहलाएगी। तो कोई भी वैल्यू जो निरपेक्ष संख्या होगी उसे हम औसत कहेंगे। थर्ड है जो बीजगणितीय है। सिक्स है जो बीजगणितीय विवेचना, औसत ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी जो औसत है उसको हम गणितीय रूप से या बीजगणितीय रूप से उसका विवेचन कर सके, उसकी कैलकुलेशन कर सके। तो कोई भी औसत जब हम निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करना आसान हो, उसके अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए और वो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। ये एक औसत के गुण होते हैं। आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट है वो कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, सांख्यिकी सारणी के मुख्य क्रियात्मक भागों का वर्णन कीजिए। इन सभी भागों को दर्शाते हुए एक सारणी का प्रारूप भी बनाइए। और ऑप्शन में दे रखा है प्रतिदर्श विधियों की क्या अभिप्राय है। प्रतिदर्श की आदर्शिक और गैर आदर्शिक विधियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑफ टेबल शोइंग all these part, what is meant by the sampling method, explain the different type of random and non random sampling। तो अभी हम करेंगे कि जो सारणी है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अभी हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, सांख्यिकी सारणी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और उसका फॉर्मेट भी देखेंगे। एक सांख्यिकी सारणी आंकड़ों का स्तंभ तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन होता है। जो भी टेबल होती है वो कॉलम के रूप में, रो के रूप में एक संगठित रूप होता है। कॉलम का मतलब होता है जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, और रो का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम पंक्ति बोलते हैं यानी कि रो बोलते हैं। जबकि जो कॉलम होता है यानी कि स्तंभ होता है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। तो एक सारणी के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहले है सारणी की संख्या। कोई भी सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले हम सारणी की संख्या लिखते हैं जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। सारणी की सबसे जो संख्या है वो सबसे पहले लिखी जाती है, कोई भी नंबर उसमें हम डाल देते हैं। फिर है शीर्षक। प्रत्येक सारणी के बाद सबसे ऊपर उसका शीर्षक होता है। शीर्षक सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए और छोटा होना चाहिए ताकि वो आसानी से समझा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। थर्ड है शीर्षक टिप्पणी। यदि शीर्षक पूरी सूचना प्रकट नहीं करता तो उसके तुरंत नीचे हम शीर्षक टिप्पणी दे सकते हैं। फोर्थ है पंक्ति शीर्षक। अभी हमने देखा था कि जो रो या कॉलम होते हैं उनके अलग अलग शीर्षक होते हैं। तो जो पंक्ति है उसको जो शीर्षक होता है उसे हम पंक्ति शीर्षक बोलते हैं, जबकि जो कॉलम का शीर्षक होता है उसे हम उपशीर्षक बोलते हैं। तो पंक्ति शीर्षक और उपशीर्षक हम दोनों डालते हैं अलग अलग से। सारणी की पंक्तियों के शीर्षक को हम पंक्ति शीर्षक कहते हैं, जबकि सारणी के स्तंभ यानी कि कॉलम के जो शीर्षक होते हैं उसे उपशीर्षक कहा जाता है। नंबर 6 है क्लेवर या क्षेत्र। जो सारणी का जो सेम महत्वपूर्ण भाग होता है उसको हम क्लेवर बोलते हैं और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। आगे है माप की इकाई। आपने जो इंफॉर्मेशन ले रखी है वो किस रूप में ले रखी है उसको हम शो कर सकते हैं। 8 है टिप्पणी। अगर आपको कोई खास इंफॉर्मेशन देनी है तो लास्ट में जो भी हम टेबल बनाते हैं उसके नीचे हम टिप्पणी दे सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हम टिप्पणी देंगे, अगर उसको फुट नोट भी बोला जाता है और ये हमेशा टेबल के नीचे होता है। अगर आवश्यक है तो हम सारणी के नीचे लिख सकते हैं, अगर आवश्यक नहीं है तो टिप्पणी देनी आवश्यक नहीं है।
लास्ट है स्रोत आपको बताना है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है अगर वो ओरिजिनल ऑथेंटिक आपने प्राइवेट डाटा से ना लेकर किसी सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करा है, द्वितीयक आंकड़े को प्रकट करती है, तो इन आंकड़ों को आपने जहाँ से लिया है उन आंकड़ों को स्रोत बोलते हैं। तो उनको आपको बताना होता है कि हमने ये जो डाटा है वो कहाँ से लिया है, उसको हम स्रोत बोलते हैं। ये भी टेबल के नीचे ही लिखा जाता है। आगे फॉर्मेट ऑफ टेबल की जो सारणी है वो किस तरह बनाई जाती है, तो सबसे पहले सारणी की संख्या दी जाती है, फिर शीर्षक दिया जाता है जिसके रिगार्डिंग टेबल है बनानी है आपको। पंक्ति का शीर्षक है, जैसे इसमें खाद्यान्न ले रखे हैं, आप यहाँ भी शीर्षक ले सकते हो कि आप वर्ष 2024 से 2014 से 24 तक के जो खाद्यान्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। इस तरह कोई शीर्षक है जिसके बारे में टेबल बनाई है वो लिखा जा सकता है। तो जो उप शीर्षक है यानी कि कॉलम है, उनका जो शीर्षक है वो उत्पादन है, तो इस तरह जो वैल्यू है वहाँ लिख सकते हो आप। टिप्पणी जो भी आपने मापा है वो लाख में, टन में, जो भी है इंफॉर्मेशन आप टिप्पणी में दे सकते हो। और लास्ट में स्रोत यानी कि जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, जो आपने डाटा लिया है वो कहाँ से लिया है, इस तरह हम शो कर सकते हैं। ये हमारी टेबल बनाने का एक फॉर्मेट होता है हमेशा। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित तालिका में एक देश के व्यक्तियों की औसत आयु आपको बतानी है, जो कि दर्शा रखी है। आयु है ईयर में 10 से 20 वाले व्यक्ति हैं वो 30 है, 20 से 30 वाले 32 है, 30 से 40 में 15 है और 40 से 50 में 12 है, 50 से 60 9 है। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे और हमें औसत निकालना है। तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा आपको और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। इस तरह हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अभी करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जैसे वैल्यू दे रखी है x की 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, 32, 15, 12, 9। तो फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ होता है वो 98 है। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे अभी करा था, 10 और 20 को जोड़ लिया, 10 और 20 को जोड़ने से 2 से डिवाइड करना है आपको, तो 30/2 करोगे तो इस तरह आपको 15 मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट 15 होगा। ऐसे ही 20 और 30 को जोड़ोगे यहाँ पे तो 50 होगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 होगा। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ने पर 70 होगा और 70 का जो हाफ होगा वो 35 होगा। इसी तरह 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 होगा, 90 का आधा 45 होगा। 50 और 60 को जोड़ने से आपका जो बनेगा वो 110 होगा, 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 55 होगा। अब आपको FM करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मिड पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करने से ये आंसर आता है आपका। 30 की 15 से गुना करोगे तो 450, 32 की 25 से गुना करोगे 800, 15 की 35 से गुना करने पर 525, 12 की 45 से गुना करने पर 540, 9 की 55 से गुना करने पर 495 और इन सब का जो जोड़ होगा वो 2810 होगा। तो जो x बार निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन FM डिवाइड में F। तो जो FM निकला है हमारा वो 2810 4810 है और बटे में 98 तो एक क्रॉस करने के बाद जो आंसर होगा वो होगा 28.67। सेकंड सवाल को करते हैं हम, जो कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट का सम है। 17 के जो अथवा में है, कार्ल पियर्सन से संबंध गुणांक निकाल लिए। फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पूंजी दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह 100 तक गिवन है और लाभ दे रखे हैं 2, 4, 8, 15 इस तरह दे रखी हैं। तो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है r निकालने का, समीशन xy डिवाइड में समीशन x स्केयर इंटू समीशन y स्केयर का अंडर रूट, यानी कि आपको स्मॉल x और स्मॉल y निकालनी है। स्मॉल x का मतलब होता है जो ओरिजिनल x है वो माइनस x बार, ऐसे ही जो y स्मॉल होती है तो वो होती है y माइनस y बार। इस तरह हम इसका सवाल निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं किस तरह ये होगा। इस तरह हम x और y मान लेते हैं 10, 20
इस तरह जो पहली सीरीज़ है उसको x मान लिया जाता है, दूसरी जो सीरीज़ है उसको हम y मान लेते हैं। इनका समीशन करते हैं तो समीशन निकलता है, x का जो समीशन है वो 550 है, 550 निकलता है। और ये जो टोटल नंबर है वो 10 है। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा x बार है वो 55 निकलेगा। ऐसे ही जब हम y बार निकालेंगे समीशन y अपॉन n, तो जो समीशन y है हमारा वो 130 है और n नंबर है वो 10 है। तो इस तरह जो y बार निकलेगा हमारा 13 निकलेगा। तो इस तरह हम स्मॉल x और स्मॉल y निकाल लेंगे। स्मॉल x होता है x माइनस x बार, तो x हमारा 10 है, तो 10 में से जब हम 55 माइनस करेंगे तो 45 माइनस का रहेगा। आगे 20 में से जब हम 55 माइनस करेंगे तो 35, फिर आगे ऐसे 25, 15, फिर प्लस में भी जाएगा जब ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। 60 में से जैसे आप 55 माइनस करोगे तो +5, 70 में से 55 माइनस करोगे तो +15, इस तरह ये आएंगे। y की वैल्यू भी ऐसे ही निकाली जाएगी। y जो हमारा निकला था y बार वो हमारा निकला था 13, तो y में से माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा स्मॉल y निकल जाएगा। तो 2 में से 13 माइनस करेंगे -11, 4 में से 13 माइनस करेंगे तो 9, 8 में से 13 माइनस करेंगे 5, इस तरह हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए x2 और y2, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है कि x को x से ही मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 45 है तो 45 को 45 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो 2025 है। ऐसे ही 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, इस तरह हमारी वैल्यू निकल जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास स्टोर कर सकते हो या इसको निकाल सकते हो इजीली। मेथड मैंने आपको बता दिया। वाई स्क्वायर भी ऐसे ही करेंगे। जो वाई की वैल्यू है जैसे यहाँ 11 है तो 11 का जो स्क्वायर होगा वो 121 होगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह हम निकाल लेंगे और इनका समीशन कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें चाहिए समीशन xy डिवाइड में समीशन x स्क्वायर समीशन y स्क्वायर और सबका अंडर रूट। तो y स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो y स्क्वायर की जो वैल्यू निकलती है वो 724 है और x स्क्वायर की वैल्यू है वो 8250 है। अब हमें एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई का मतलब है x की y से मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं x जो हमारा स्मॉल है उसकी मल्टीप्लिकेशन आपको y के साथ करनी है, तो इस तरह जो एक्स वाई है उसकी निकल जाएगी। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके हम इन सब का जोड़ कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला था हमारा समीशन एक्स वाई डिवाइड में समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो समीशन एक्स वाई की वैल्यू निकली है वो 2350 निकली है। समीशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकली है वो 8250 है और समीशन वाई स्क्वायर है वो है 224। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आता है आपका, उसके बाद इसका रूट निकालोगे, अंडर रूट निकालने के बाद ये आता है, फिर उसके बाद आप इनको डिवाइड करो तो वैल्यू ये निकलेगी। इस तरह आपको सबसे पहले इस सवाल में एक्स और वाई एडजस्ट करना है, मान लेना है जो सीरीज है उसमें को एक्स मानना है, दूसरे को वाई मानना है, फिर आपको एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकाल आप फिर वाई बार निकालोगे और जो एक्चुअल है उसमें से उसको माइनस कर दोगे। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करोगे और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे और उनको जोड़ दोगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो फॉर्मूला पुट कर दोगे। इस तरह हम सवाल कर लेंगे। लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।